और आइए अब आपको अगली खबर की ओर लिए चलते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान की परमाणु फैसिलिटीज पर इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद अब फिर ईरान की मुसीबत बढ़ने जा रही है। 2015 से पहले ईरान पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंध दोबारा ईरान पर लग सकते हैं। इसके लिए 3 देशों फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि ईरान रूस और चीन की मदद से इस परेशानी से बचने की बात कह रहा है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। कई दौर की वार्ता और फिर संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी के साथ पूरी तरह सहयोग नहीं करने के कारण आखिरकार 3 यूरोपीय देशों E3 ने ईरान पर प्रतिबंधों को बहाल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहुंच गए। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ने गुरुवार को ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। E3 देशों के इस कदम से स्नैपबैक तंत्र सक्रिय हो जाएगा। अगर इस दौरान E3 देशों की ईरान के साथ कोई सहमति नहीं बन पाती है तो अगले 30 दिनों में प्रतिबंध खुद ब खुद लागू हो जाएंगे। 2015 में E3 देशों ने अमेरिका, चीन और रूस के साथ मिलकर ईरान के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते को संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA के नाम से जाना गया। इसके तहत यूएन ने तेहरान को परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के बदले कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत दी थी। यूएन के प्रस्ताव 2231 में एक खंड ऐसा भी जोड़ा गया कि अगर कोई पक्ष समझौते का पालन नहीं करता है तो स्नैपबैक तंत्र के तहत प्रतिबंधों को वापस लगाया जा सकता है। हालांकि इस स्नैपबैक तंत्र की समय सीमा 18 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। इस अवधि के निकल जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध स्थायी रूप से हटा दिए जाएंगे। अब E3 देश चाहते हैं कि इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया जाए। दरअसल 2018 में अमेरिका एक तरफा तौर पर इस समझौते से बाहर हो गया तो कुछ दिनों के बाद ईरान ने समझौते की शर्तों से पलटना शुरू कर दिया। कई रिपोर्टों में ऐसा दावा किया गया कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। हालांकि ईरान ऐसे आरोपों का बार बार खंडन करता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में वापस लौटने के बाद वाशिंगटन ने परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर कई दौर की वार्ता की, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार अपने लिए खतरा बताता रहा है। आखिरकार इसी साल जून में इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला बोल दिया। अमेरिका भी इजराइल के समर्थन में कूद पड़ा। ईरान के परमाणु संयंत्रों पर भीषण हमला कर भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इसके बाद ईरान ने IAEA के लिए अपने दरवाजे ये कहते हुए बंद कर दिया कि एजेंसी अमेरिकी हमलों की निंदा करने में विफल रही है। E3 देशों की अर्जी पर विचार करने के लिए शुक्रवार को UNSC ने बैठक बुलाई है, लेकिन तेहरान का कहना है कि इन देशों के पास इसका अधिकार नहीं है, जबकि चीन और रूस उसके साथ खड़े हैं। ईरान ने EU से कहा है कि अगर पश्चिम खुले मन से आए तो वो निष्पक्ष और संतुलित परमाणु वार्ता बहाल करने के लिए तैयार है। इस बीच इजराइल ने E3 देशों के कदम का स्वागत करते हुए ईरानी परमाणु कार्यक्रम को दुनिया के लिए खतरा बताया है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर हुसैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर हुसैन, हमने ये रिपोर्ट दिखाई किस तरह से जो 3 देश हैं, यूरोप के देश हैं, वो ईरान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ा सकते हैं। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, E3 जिसे कहते हैं, इसमें 3 मेंबर हैं। जो 2015 में जो एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसमें P5+1 जर्मनी था। तो इन लोगों ने फिर से ये देखा कि ईरान शायद जो है फिर से न्यूक्लियर वेपन बनाने की होड़ में लगा हुआ है, तो इसलिए इन्होंने ये प्रपोज़ल दिया है कि 30 दिन के अंदर इसका एक्सटेंशन किया जाए, अदरवाइज़ ईरान के ऊपर पर सैंक्शन फिर लगेगा। तो अगर जो है हम लीगल तौर पे देखें तो E3 का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि जब तक पांचों P5+1 जो जर्मनी था, ये लोग जो है मिल के काम नहीं करते हैं, तब तक ऐसा लगता नहीं है। लेकिन जो है फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो है अमेरिकन कंट्रोल में है, तो ये लगाया जा सकता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि इसमें रशिया और चाइना किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि यूएन के जो 15 मेंबर हैं, इसमें 9 मेंबर का वोट लगाना ज़रूरी है।
जिसमें जो है कोई भी वीटो ना करे, 5 जो वीटो पावर नेशंस हैं। तो सिचुएशन बड़ी ही कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन हालात ऐसे लग रहे हैं कि 30 दिन होने से पहले ही जो है इजराइल फिर से जो है एक अटैक करने के मूड में नज़र आ रहा है। जैसा कि उसने जो है अमेरिका के साथ जो निगोशिएशन हो रहा है, छठे दौर के निगोशिएशन से पहले ही उसने 1 दिन 2 दिन पहले ही अटैक कर दिया था। तो ईरान के सर पे फिर से एक वार का बादल मंडरा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी था कि ईरान जो है एनपीटी का मेंबर है, उसने वो आईईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ये परमिशन है उसमें कि जाके इंस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन ईरान ने कहा कि हमारे ऊपर जो है ये अटैक जो है औचित था, इसलिए अब ये कोई बनता नहीं है कि आईईए जो हमारा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को आके इंस्पेक्ट करे। तो मसला यहीं पे खड़ा है और 30 दिन का टाइम है, और 30 दिन के बाद अगर ईरान नहीं करता है तो उसके ऊपर सैंक्शन, यूनाइटेड नेशन का सैंक्शन, ईयू का सैंक्शन और अमेरिका का सैंक्शन फिर से बहाल हो जाएगा, जिसमें ईरान को जो मरात मिली थी उसमें वो बहुत सफ़र करेगा। उसमें फाइनेंशियल के साथ साथ जो है उसके मिसाइल प्रोग्राम पे भी लगेगा, न्यूक्लियर पे लगेगा, ट्रेवल पे भी लगेगा, और किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ जिससे जो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के चांसेस बढ़ते हैं और क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तो उसको लेकर सैंक्शन लगाया जा सकता है। तो ईरान एक जो है बहुत ही टाइट पोजीशन में एक साथ खड़ा जी। हुआ है। लेकिन ईयू का E3 का अभी अगर इंडिपेंडेंट हम मुआयना करें तो वो पूरा सफिशिएंट नहीं है लीगल ग्राउंड पर। लेकिन अगर E3 यूएनएससी की हम बात करते हैं तो रूस और चीन किस तरह से इसको रोक सकते हैं? क्या संभावना है कि वो रोक सकते हैं इसको? उनके पास वीटो है, जैसे कि इस रेजोल्यूशन को यूनाइटेड नेशन के जो 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट और 10 जो है वो नॉन परमानेंट है, उसमें 9 कंट्रीज़ का इसमें वोट करना ज़रूरी है। और शर्त ये है कि ये 5 परमानेंट मेंबर जो हैं यूएनएससी के, ये वीटो ना करें। लेकिन ऐसा लगता है कि रशिया और चाइना दोनों जो है ईरान के पक्ष में है। लेकिन साथ ही साथ जो खबर आ रही है, कुछ लोगों रशियन जो है अपने नाम ना बताने की शर्तों पे कहा है कि शायद रशिया और चाइना जो है थोड़ा से अपना पक्ष जो है, अपना स्टैंड जो है ईरान के बहुत फेवर में नहीं चाहते, क्योंकि ईरान एक एनपीटी सिग्नेटरी मेंबर कंट्री है। तो कहीं ना कहीं इसको अवॉइड करना पड़ेगा। चलिए, तो अगर हम मान लेते हैं कि रूस और चीन ईरान का साथ नहीं देते हैं और वहां पर जो 2015 से पहले की सिचुएशन थी वो आती है, तो ईरान को किस तरह का नुकसान हो सकता है? उसके ऊपर सैंक्शन लगाया जा सकता है। अमेरिका का जो रोल है, ट्रम्प 2018 से इस डील से निकल गए थे। उन्होंने कहा था कि ये वर्स्ट डील एवर साइंड, सबसे बुरी मतलब डील है जो अब तक की साइन की गई है। ये कह के 2018 से निकल गए। तो लीगली जो है अमेरिका का कोई इसमें हस्तक्षेप करने का मतलब बनता नहीं है। लेकिन ट्रम्प जिस तरीके से ईरान के खिलाफ हैं, ईरान को कहा है कि ये न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं कर सकते हैं, ये पूरे रीजन और पूरे विश्व के लिए खतरा है, तो वो एक्शन भी ले सकते हैं, मोबिलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड के हालात को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि ट्रम्प जो है एक तरफा कोई डिसीजन लेंगे। और ईरान भी जो हो बहुत ही कटिबद्ध है, वो अपने राइट्स को डिफेंड करने के लिए तैयार है। फिलहाल हम ये भी देखते हैं कि ईरान कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा लचक दिखाई है। उसने आईईए के सदस्य को ये अपना एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बुशर को अलाउ किया कि यहाँ पे आके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेजर जो उसके दो प्लांट्स हैं वो नतांज एंड फार्दो हैं। फार्दो पे अटैक हुआ था, जिसमें अमेरिका क्लेम कर रहा था कि बहुत हद तक ख़त्म, बी बॉम्बर से अटैक करके बहुत ख़त्म किया था। लेकिन फिर पेंटागन की ही रिपोर्ट ने ट्रम्प के स्टेटमेंट को खारिज किया, कहा कि अटैक कम नहीं हुआ है। ईरान के पास जो है 400 किलो जो है इनरिच यूरेनियम है, जो 60% तो इनरिच कर लिया है, जिसे 90% करना बहुत आसान है, जिससे 10 से 12 न्यूक्लियर वेपन आसानी से बनाया जा सकता है। और इसी लाइट में ये सारे डेवलपमेंट देखे जा रहे हैं। अटैक के पहले जो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची जो है E3 से मिलने गए थे, वहां पे अपनी पूरी बात रखी थी, लेकिन बात बनी नहीं। अब देखना है कि जो E3 देश यूएनएससी में गए हैं वहाँ क्या कुछ होता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा देखना। डॉक्टर हुसैन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने इस महत्वपूर्ण विश्लेषण को हमारे दर्शकों